वेलकम बैक गाइस। हमने पिछले भाग में ब्रीदिंग में हमने पढ़ा था, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ा था और ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम हमने देखा था। अब हम लोग इस भाग में क्या देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम लोग जनरली देखेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, किस तरीके से ब्रीदिंग का क्या है मैकेनिज्म होता है, फॉलो होता है हमारे शरीर में, ये हमें देखनी है। तो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म मीन्स क्या होता है, मैकेनिज्म मीन्स क्रियाविधि होता है, किस तरीके से ब्रीदिंग होता है उसके बारे में हमें जानना है, उसका कार्यविधि पढ़ना है ना, उसके वर्क करने के प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। तो उसे क्या कहा जाता है, मैकेनिज्म कहा जाता है। चलिए, ब्रीदिंग होता क्या है, तो ब्रीदिंग हमने बताया था कि ब्रीदिंग एक रिस्पिरेशन का पार्ट है, जिसमें क्या होता है, गैस का क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, और CO2 का क्या होता है, माउथ और सराउंडिंग्स के बीच में क्या होता है, एक्सचेंजिंग होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी के अलॉन्ग बढ़ते हैं। आपका है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहला पॉइंट है, पहला सेंटेंस है, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेज। ब्रीदिंग 2 स्टेजेस में होता है, हम लोग जानते ही हैं, ये एक इंस्पिरेशन कहलाता है, एक एक्सपिरेशन कहलाता है। इस वर्ड में देखो इन लगा हुआ है, इन का मतलब इनसाइड यानी कि अंदर, शरीर के अंदर क्या किया जाएगा, एटमॉस्फेरिक एयर को टेक किया जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा, खींचा जाएगा। ओके, आगे की ओर देखते हैं, एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन क्या है, इसमें क्या होगा, जो एयर कहाँ पर रहेंगे, अल्वोलाई में रहेंगे, उसे क्या किया जाएगा, हमारे शरीर से आउट कर दिया जाएगा, उसे एक्सपिरेशन कहेंगे। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन ब्रीदिंग के 2 स्टेज है। द मूवमेंट ऑफ एयर into and out of the lungs is carried out by the creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere। कहा जा रहा है कि एयर का जो मूवमेंट होता है शरीर के अंदर और शरीर के बाहर, तो ये तो जैसे कि आउट ऑफ द लंग्स यानी कि लंग्स के बाहर है ना, तो ये सब किसके द्वारा, एक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। किसके किसके बीच ऐसा होता है, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है, प्रेशर का मतलब प्रेशर एक्ट होगा जब ग्रेडियंट पर, तब ग्रेडियंट का मतलब होता है कॉमन पाथ। जैसे कि यहाँ से एयर आया, यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ से इस प्लेस से इस प्लेस तक को हम लोग क्या कहेंगे, एक ग्रेडियंट कहेंगे, कि गैस का क्या हुआ, ग्रेडियंट नेचर है। और यहाँ जो प्रेशर एक्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो उसे प्रेशर ग्रेडियंट कहेंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इंस्पिरेशन में क्या होता है कि इंस्पिरेशन कैन अकर इफ़ द प्रेशर विद इन द लंग्स। इंस्पिरेशन के दौरान यानी कि जब गैस को क्या किया जाता है, टेक किया जाता है, कौन सा, ऑक्सीजन को, एटमॉस्फेरिक एयर को, है ना, तो उस समय क्या है कि लंग्स के अंदर क्या होता है, प्रेशर बनता है, तो उसे क्या कहा जाता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहा जाता है ना। जो लंग्स के अंदर जो बनता है वो एटमॉस्फेयर से काफ़ी जो प्रेशर होता है वो काफ़ी कम होता है, लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, यानी कि कम होगा तो लंग्स में क्या होगा, कैसा, नेगेटिव प्रेशर होगा। आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अपेक्षा लंग्स में क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि लंग्स में काफ़ी जो प्रेशर है आपको काफ़ी कम है। उसी तरीके से कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन के दौरान जस्ट इसका उल्टा होगा। एक्सप्रेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हाइयर। देखिए यहाँ पर है कि उस समय इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसके अपेक्षा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और द डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स। डायफ्राम आप लोग जानते हैं कि लंग्स के नीचे एक मस्कुलर फॉर्म में है, वो डायफ्राम है। डायफ्राम आपको रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग करता है। तो ये डायफ्राम क्या है, एक मसल्स का स्पेशलाइज सेट है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल अब क्या है, इंटरकोस्टल जो रिब्स के पास, जो रिब के, जैसे कि जो छाती में जो रिब्स होते हैं ना, जैसे इंटरकोस्टल में बताना चाहता हूँ कि रिब्स है, ये रिब्स है, तो ये रिब्स के बीच में जो देखना है, ये जो है यहाँ पर जो ये मसल्स जो रहेगा 2 रिब्स के बीच में,
ग्रीन वाला, ये कौन सा रहेगा, इंटरकोस्टल मसल्स कहलाएगा। इस प्लेस को क्या कहेंगे, इंटरकोस्टल कहेंगे। इस प्लेस को क्या कहेंगे, इंटरकोस्टल कहेंगे। ओके, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब। रिब के बीच में क्या होगा, इंटरकोस्टल्स रहेंगे। ओके, हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। तो इस तरीके से क्या करेंगे, ग्रेडियंट्स को उत्पन्न करने में मदद करेंगे। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जब इंस्पिरेशन शुरू होगी तो उसमें क्या होगा, डायफ्राम क्या होगा, सिकुड़ना स्टार्ट होगा। क्योंकि इंस्पिरेशन के दौरान गैस को टेक किया जाएगा तो लंग्स का शेप क्या होगा, लंग्स का शेप क्या होगा, बढ़ेगा। लंग्स बढ़ेगा तो लंग्स के दबाव के कारण डायफ्राम क्या होगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा, वो एकदम रेगुलर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से डायग्राम एकदम फ्लैट हो जाएगा। अब देखना है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। और क्या कर देगा कि जब ऐसा होगा तो उसमें थोरेसिक चैम्बर का जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, आगे और पिछले एक्सिस की ओर देखेंगे तो ये बॉडी है तो अगला और पिछला, पेट की तरफ एंटीरियर और पिछला पोस्टीरियर, और एक्सिस कहलाएगा टॉप से बॉटम आपका शरीर का। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स। कहा जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल, बाहर के इंटरकोस्टल मसल्स में क्या करेगा, रिब्स को लिफ्ट अप द रिब्स। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, है ना, रिब्स को उठाएगा। जैसे इंटरकोस्टल मसल्स जब सिकुड़ेगा, है ना, तो जनरली क्या है कि रिब्स जो है ऊपर की ओर फैलना चाहेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। एंड द, अब देखो यहाँ पर है दिखाया हुआ है एक इंस्पिरेशन सेट में, एक एक्सप्रेशन सेट में। पहला है इंस्पिरेशन और दूसरा क्या है, एक्सप्रेशन। तो देखो यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग दिया हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एक इंस्पिरेशन और एक एक्सप्रेशन में। तो पहले हम इंस्पिरेशन की ओर बढ़ते हैं। तो इंस्पिरेशन चले डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है जनरली एयर आया, एयर एंट्री किया, इसे एयर एंट्रिंग लंग्स दिया हुआ लेबलिंग के अनुसार, ये आपका रिब्स है। तो जब आया तो लंग्स का आकार क्या है, पहले की अपेक्षा क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है। ये वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स जो आपको लंग्स के अंदर है वो दिखाया जा रहा है कि थोरैक्स का वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर बढ़ जाएगा। डायफ्राम नीचे की ओर क्या होगा, सरकेगा, तो ये डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, डोम से फ्लैट ले लेगा। रिब्स क्या होगा, आगे की ओर फैलेगा और नीचे की ओर सरकेगा। ओके, ये इंस्पिरेशन में ऐसा होता है। अब एक्सप्रेशन में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है उसका। अब यहाँ पर ये देखनी है कि एक्सप्रेशन के समय CO2 आउट होगा, हमारे शरीर से क्या होगा, CO2 आपको बाहर चला जाएगा। उस समय तो लंग्स का शेप क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऊपर की ओर रिब्स क्या होगा, अपने ओरिजिनल शेप में कम बैक करेगा, रिटर्न होगा। ओके, रिब्स और स्टर्नम ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। और जो डायफ्राम है, ये जो डायफ्राम है मसल कूलर, ये जो है फिर से आपका डोम शेप में आ जाएगा। किस शेप में, डोम शेप में आ जाएगा, है ना, गुंबदनुमा शेप में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ऊपर की ओर जाएगा लंग्स की ओर और डोम शेप में आपको रेफर करेगा। अब हम लोग सेंटेंस वाइज NCERT की ओर बढ़ते हैं। स्टर्नम क्या होगा, sternum causing and increase the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis।
स्टर्नम क्या करेगा, जो थोरैसिक चैम्बर है उसको इंक्रीज कर देगा। इंस्पिरेशन में ऐसा होगा ही, हमने बताया। द ओवर और इंक्रीज द थोरैसिक वॉल्यूम कॉज ए सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, थोरैसिक वॉल्यूम भी क्या हो गया, थोरैसिक वॉल्यूम भी बढ़ गया। ओके। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस दैन द, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा इंस्पिरेशन के दौरान, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना। which forces the air from outside to move into the lungs। तो लंग्स के अंदर की ओर क्या होगा, गैसेस एंट्री कर रहा है जो बताया जा रहा है। तो ये सब इंस्पिरेशन के दौरान ऐसा हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन के दौरान क्या होगा। पहले तो इंस्पिरेशन पूरा ही नहीं हुआ, तो पहले इंस्पिरेशन में देखिए क्या था, कुछ छूटा हुआ। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, तो डायफ्राम क्या कर जाएगा, रिलैक्स कर जाएगा। तो डायफ्राम तो रिलैक्स होता है। ये तो यहाँ से एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना है, यहाँ से जनरली जो भी पढ़ना है एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना है। तो इस समय क्या होगा, डायफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। जो आप देख रहे हो डायग्राम में, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि डायफ्राम क्या हो गया, रिलैक्स हो गया है ना। चलिए, तो हम यहाँ पर देखते हैं रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न टू द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन में चला आएगा। थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, एकदम जस्ट एक्सप्रेशन में होगा ऐसा। पल्मोनरी वॉल्यूम, द लीड ऑफ द इंक्रीज ऑफ द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एकदम सही है। कॉजिंग द एक्सपल्सन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स, ये क्या होगा, एक्सप्रेशन, ये प्रोसेस क्या होगा, इस तरीके से एयर आउट होगा तो लंग्स का से घट जाएगा, रिब्स जो है कम बैक करेगा आगे की ओर, थोरैसिक की ओर, और नीचे की ओर क्या होगा, रिब्स ऊपर की ओर उठेगा थोड़ा सा, जो आपको कंटेंट में नहीं है। वी हैव द एबिलिटी टू द इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स ऑफ द एब्डोमेन। ऐसा जो होगा एब्डोमिनल मसल्स के कारण होगा। एब्डोमिनल मसल्स क्या होगा, एक्सप्रेशन के दौरान पुश करेगा, जिसके कारण लंग्स जो है आपको एक्सप्रेशन के दौरान गैसेस को आउट करेगा, है ना। ऑन द एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीद, अब हम लोग ब्रीदिंग कितना लेते हैं 1 मिनट में, तो 12 से 16 बार हम लोग 1 मिनट में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को टेक और CO2 को आउट करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग ऑफ अ स्पैरोमीटर। तो कितना एयर है हमारे लंग्स के अंदर, है ना, इसको तो चेक करने के लिए आपको स्पैरोमीटर का यूज करना पड़ता है। विच हेल्प्स इन क्लिनिकली असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, ये आपको क्लिनिक में देखोगे तो ऐसा रहेगा, किस तरीके से क्रियाकलाप करते हो वहाँ पर रखा पड़ा रहेगा, आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अब हमें पढ़नी है अगला जो पॉइंट है, रिस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। इसमें आखिर पढ़ना क्या होता है कि इसमें टाइडल वॉल्यूम पढ़ेंगे, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ेंगे, IR भी पढ़ेंगे। टाइडल वॉल्यूम को TV कहते हैं, उसी तरीके से एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को शॉर्ट में ER भी कहते हैं। क्या होता है, यानी कि लंग्स में कितना वॉल्यूम होता है गैसेस का, उसका कैपेसिटीज़ कितना होता है, ये हम लोग देखेंगे। और भी पढ़नी है आपको, रेसिडुअल वॉल्यूम देखना है, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, और लास्टली क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी हमें पढ़नी है। ओके, तो ये पढ़नी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में, शुरू से बढ़ते हैं आगे, है ना। तो आगे चलते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी की बात करते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम सबसे पहले है। टाइडल वॉल्यूम है क्या, तो जब हम लोग नॉर्मल रिस्पिरेशन के दौरान, जैसे कि हम लोग एकदम नॉर्मल रिस्पिरेशन प्रेफर करते हैं ना, एकदम कस के स्ट्रेनस नहीं करते हैं ना, तो नॉर्मल रिस्पिरेशन के दौरान जब एयर को इंस्पायर किया गया, यानी कि टेक किया गया और CO2 को छोड़ा गया, तो उस समय हमारे जो लंग्स में कितने ml हैं,
500 ml, a healthy man can inspire and expire। लंग्स में मतलब कि कितना गैस को टेक किया गया, कितना गैस को आउट किया गया। तो डैट इज इंस्पायर एंड एक्सपायर लगभग हम लोग को कितना 6000 से लगभग 8000 ml एयर पर मिनट ऐसा करते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। एक नॉर्मल रिस्पिरेशन में हम लोग इतना जो है 1 मिनट में लगभग 6 से आपको 8 लीटर हम लोग क्या करते हैं, एयर हम लोग इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं, यानी कि ब्रीदिंग प्रेफर करते हैं, उसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। यानी कि नॉर्मल स्टेट में जितना हम लोग क्या करेंगे, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन प्रेफर करेंगे, यानी कि नॉर्मल स्टेट में ब्रीदिंग जितना प्रेफर करेंगे वो टाइडल वॉल्यूम आपका कहलाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा। अगले भाग में हम लोग देखते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम लोग दूसरे नाम से IRV भी पुकारते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन मान लो कि अगर रिस्पिरेशन के दौरान पूरा कस करके एकदम पूरा स्ट्रीनस पूरा जम करके एकदम क्या करता है, ऑक्सीजन को टेक कर रहा है, यानी कि फोर्सिबल इंस्पिरेशन कर रहा है। फोर्सिबल का मतलब हुआ कि आपको काफ़ी बल लगा करके ऑक्सीजन टेक कर रहा है, तो उस समय कितना जो है वॉल्यूम रहेगा, तो लगभग 2.5 से लगभग 3 लीटर आपको एयर आपको टेक किया जाएगा, तो उसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे। रिजर्व वॉल्यूम हमेशा फोर्सिबल होता है ना, तो फोर्सिबल इंस्पिरेशन के दौरान 2.5 से 3000 होता है, तो उसी तरीके से फोर्सिबल एक्सपिरेशन के दौरान क्या होता है, इसका हाफ होता है जनरली, है ना, 1000 से लेकर 1100 ml होता है, यानी कि 1 लीटर होता है अपेक्षा, है ना। नेक्स्ट में हम लोग को देखना है रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है। रेसिडुअल का मतलब होता है, रेसिडुअल का मतलब जो छोड़ा गया है ना, जो हटाया गया। रेसिडुअल छोड़ा गया हटाया गया नहीं होता। रेसिडुअल का मतलब होता है कि बच जाना। रेसिडुअल माने बच जाना। जैसे कि जब इंस्पिरेशन जब टेक किया गया और एक्सपिरेशन किया गया, तो जो लंग्स में जो बचा फोर्सिबल एक्सपिरेशन के दौरान, है ना, यानी कि ERV के दौरान जितना बच गया 1100 से 1200 ml, वो रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाएगा। बाय एडिंग ऑफ ए फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब एबव, वन कैन derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis। ऐसा किस समय होगा, ऐसा जब ट्रीटमेंट होगा, ऐसा जो जांच है ऐसा क्लिनिक में होता है ना, किया जाता है। देखना पड़ता है कि लंग्स एकदम करेक्ट है कि नहीं है। तो 1100 ml से जब 1200 ml आपको गैसेस आपको पाई जाती है लंग्स में, तो समझिए कि रेसिडुअल वॉल्यूम करेक्ट है, नहीं तो क्या है, आपको एबनॉर्मल कंडीशन है। आगे है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है। इंस्पिरेटरी नाम से समझ रहे हो कि इंस्पिरेटरी का मतलब जिस समय गैसेस को टेक किया जाएगा, है ना, ब्रीदिंग के दौरान इंस्पिरेशन प्रेफर किया जाएगा, यानी कि इनहेलेशन ऑफ गैसेस। कैपेसिटी क्या है, यानी कि वॉल्यूम का कैपेसिटी रहेगा। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ये सब नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान देखा जाता है। जब नॉर्मल एक्सपिरेशन हो रहा है, तो जब नॉर्मल ब्रीदिंग हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के दौरान क्या करता है, कोई भी पर्सन आपको नॉर्मली रूप से इंस्पिरेशन जब परफॉर्म करता है ना, तो वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाता है। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये TB और IRV का क्या होगा, एडिशन होगा, है ना, यानी टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर क्या होता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है। उसी तरीके से TB और ERV के बराबर कौन हो जाएगा, आपको एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा। ओके, तो हमने देखा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, जस्ट उसका उल्टा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल मतलब वर्क के दौरान छोड़ा गया, रेसिडुअल मतलब बचा हुआ। अब है यहाँ पर कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के दौरान, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद क्या होगा, लंग्स में जितना बच जाएगा गैस, है ना, उससे क्या आ जाएगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहा जाएगा।
इसके पहले हमने देखा था रेसिडुअल वॉल्यूम क्या था कि बच गया जितना एक्सप्रेशन के दौरान जितना बच गया लंग्स में वो रेसिडुअल वॉल्यूम था। यहाँ है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जस्ट इतना है कि नॉर्मल एक्सप्रेशन के दौरान वॉल्यूम ऑफ एयर जितना बचा आपको लंग्स में वो क्या हो जाएगा, आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हो जाएगा। ये जस्ट आपका क्या होगा, रेसिडुअल वॉल्यूम और ईआरवी का जस्ट क्या होगा, एडिशन होगा। वाइटल कैपेसिटी क्या है, तो ये सब जनरली याद करना पड़ेगा कि कितना होगा, है ना, कंटेंट। बाकी ये सब तो समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन जो एमएल है, कितना एयर टेक किया जाएगा, कितना छोड़ा जाएगा, जो भी है ये याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट में है वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है, वाइटल। वाइटल का मतलब होता है एकदम ज़रूरी, है ना, कोई भी विसरल ऑर्गन के लिए एकदम, अगर मान लेते हैं कि किसी में जान है जहान है ना, तो उसमें जो जान के लिए उपयुक्त है, यानी कि जितना ज़रूरी है गैसेस, है ना, जितना ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी है वो वाइटल कहलाती है। तो इसमें वाइटल कैपेसिटी की बात किया जा रहा है, तो कहा जा रहा है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सिबल एक्सप्रेशन। फोर्सिबल एक्सप्रेशन के बाद, दौरान नहीं, बाद में जितना सबसे ज़्यादा क्या करेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर कोई पर्सन ब्रीथ करेगा, है ना। मान लो कि कोई पर्सन है, पूरा बल लगा करके जितना छोड़ दिया, उसके बाद जितना मैक्सिमम एयर वो अटेन कर सकता है ब्रीदिंग के दौरान, है ना, तो वो क्या कहलाता है, वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का क्या होगा, ये एडिशन हो जाएगा, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी में जोड़ दिया जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम को, ईआरवी को, टाइडल वॉल्यूम को और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दिया जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, डेट इज टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाएगा, है ना। या तो वाइटल कैपेसिटी या तो रेसिडुअल वॉल्यूम को जोड़ा जाए तो भी। तो ये हमने बताया आपको। इस भाग में हमने देखा था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़, और हमने देखा था इसके पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अगले भाग में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, जो हम लोग अगले भाग में आपको देखेंगे कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, कितना होता है, ये सब हम लोग जनरली देखेंगे, ठीक है। तो अगले भाग में मिलते हैं, गुड बाय।